अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज़ के अंदर क्या फ़र्क है। तो एक्चुअल में अल्फ़ा ग्लूकोज़ ऐसी ग्लूकोज़ होती है कि जिसमें एंड वाला जो कार्बन है उसके साथ CH2OH लगा हुआ होता है। अगर उसका और कार्बन वन का जो OH है वो डिफरेंट प्लेन के ऊपर हो तो ये होता है अल्फ़ा। ठीक है, अगर डिफरेंट प्लेन पे हो। अगर यहाँ पे आप देखें, ये कार्बन वन है और ये एंड वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 6 5 सेकेंड लास्ट। तो ये 6 है। अच्छा, अगर ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हों तो दैट विल बी द बीटा का ग्लूकोज, और अगर वो डिफरेंट प्लेन के ऊपर हों तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज होगी। ये आइसोमेरिक फॉर्म होती है इसकी। तो जो सेलुलोज और काइटन है दोनों में बीटा ग्लूकोज होती है, इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्लाइकोजिन और स्टार्च है उसके अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज मौजूद होती है। अच्छा जी, अब आइसोमर्स और क्या हो सकते हैं कि डी और एल हो सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल स्टैंड फॉर लिवो। तो एक्चुअल में यही होता है कि अगर आप सारे का सारा मिरर इमेजेस बना लें, या इनएंशोमर्स एक्चुअल में हम कह सकते हैं इनको, कि बिल्कुल मिरर इमेजेस। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड मिरर में देखेंगे तो वो आपको राइट नज़र आएगा, सेम इसी तरह से। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कि दैट आर द एल एंड डी ग्लूकोज। इसके बाद ये जो आपको 5 कॉर्नर रिंग नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं दैट इज़ द राइबोफ्यूरानोज। अगर ये यहाँ पे देखें, अगर ये 5 कार्बन होते तो ये राइबोफ्यूरानोज होता। यहाँ पे यही मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 और 5। अगर यहाँ पे कार्बन 5 हैं इसका मतलब है कि ये क्या है, ये राइबोफ्यूरानोज है। और अगर यहाँ पे 6 कॉर्नर होते तो ये क्या होती, ये होती ग्लूकोपाइरेनोज। अच्छा जी, नेक्स्ट हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। 50% ऑफ एनी ड्राई सेल होते हैं ये। और ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअल में? अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं कि जो सब यूनिट्स होते हैं जिन्होंने मिल के प्रोटीन बनानी होती हैं। तो एक्चुअल में अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड ऐसे आपस में अटैच होते हैं तो ये एक चेन बनती है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड चेन। जिस तरह हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा कि उनमें ग्लाइकोलिटिक लिंकेज होता है, और प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, इसका नाम होता है जी पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स 170 टाइप्स के होते हैं अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होती हैं वो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो 25 टाइप्स ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स रखती हैं। यानी कि प्रोटीन्स 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बन सकती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 170 अमाइनो एसिड्स इतनी टाइप्स के होते हैं, लेकिन 25 उसमें से ऐसी टाइप्स हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली प्रोटीन किन से बनती हैं? 20 से। 25 के प्रोटीन बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ अमाइनो ग्रुप NH2। ये अमाइनो ग्रुप है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड चेन, एक साइड पे H है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर एक साइड पे H होगा तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्लाइसिन, इस अमाइनो एसिड का नाम है। और अगर यहाँ पे भी R होता तो हम इसको कह देते कि दैट वाज द एलेनिन। तो नेक्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड को शो किया हुआ है कि एक्चुअल में होता कुछ यूँ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसका OH लिया जाता है और जो अमाइनो ग्रुप होता है उसका H लिया जाता है। इस तरह से इनमें से वाटर की रिमूवल होती है। और जब वाटर की रिमूवल से, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन हो गई है। तो कंडेंसेशन के रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि इनका बॉन्ड इस तरह से बन जाता है कि ये देखें आपके पास ये C और N का बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से CN, ये वाला इनका बॉन्ड बन जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे कहते हैं CONH,
लेकिन नॉर्मली ऐसे भी शो किया जाता है। अब ये वाला बॉन्ड इसको हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है जी, और साथ में ये एक हमारे पास डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई है और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटीन की एग्जांपल है दैट इज़ द हीमोग्लोबिन। अब अगर हम देखें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ना 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो होते हैं ये दो चार चेन्स की फॉर्म में होते हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स। अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। और होता क्या है, इनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ये बात आपने याद रखनी है, इनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली क्या होता है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर बीटा चेन के अंदर, बीटा चेन कार्बन नंबर 6 के ऊपर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। इसको हम ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं और ये रिप्लेस हो जाता है विद वैलीन। यानी कि अगर यहाँ पे वैलीन आ जाएगा तो ये आपके आरबीसी के अंदर, चूँकि 95% हीमोग्लोबिन ही होती है आरबीसी। आरबीसी एक्चुअल में हम कहते हैं बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर और कोई ऑर्गेनेलिज तो होते नहीं हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। तो इस हीमोग्लोबिन के ये सही तरह से ना बनने की वजह से, क्योंकि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही ख़राब हो गया, तो ये जो सेल की आरबीसी की स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से सिकल की फॉर्म में बनती है। और सिकल हम किसको कहते हैं, सिकल हम दरांती को कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बन जाती है और इस तरह से ये काफ़ी डैमेज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलीन। ठीक हो गया जी। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को, कि प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन अगर हम उनको देखेंगे तो कौन सी हो सकती है। फाइब्रस के अंदर हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट कॉमन और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं और इसके अंदर ये हमारी कैरेटिन आ जाती है। इस जो आपकी स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर, तो ये सारी प्रोटीन्स क्या हैं जी, सेकेंडरी प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये नॉर्मली टर्शरी स्ट्रक्चर कंटेन करती हैं और इनकी एग्जांपल में हमारे पास एंटीबॉडीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सारे कुछ ये क्या होती हैं, ग्लोबुलर होती हैं। और इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कि ये ओवल होती हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में ना तो वो फाइबर्स की तरह, ये फाइबर्स की तरह होती हैं, फिब्रिल्स की तरह की होती हैं, और ये जो होती हैं ये स्फेयर्स की तरह की होती हैं, ग्लोबुलर होती हैं। तो ये दरमियान में इन बिटवीन स्ट्रक्चर ओवल का होता है और इसकी एग्जांपल है फिब्रिनोजेन। फंक्शन क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो जो एंजाइम्स चूँकि वो रेगुलेटर होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, उसमें वो डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक वो कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म कर सकते हैं, तो ये सारे रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स होते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स बहुत सारी, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की ग्रोथ करवानी है या कोई भी ये भी केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। इस तरह से रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है या फिर मायोग्लोबिन है, जिनका काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। तो मसल्स के अंदर अगर होगी तो वो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन इन मसल्स, और हीमोग्लोबिन आरबीसीज। इस तरह से हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो होती है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करती है, ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है कि ये अगर कोई चीज़ अंदर कम है या ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करके रखना, यानी कि ऑस्मोसिस को सॉल्ट्स और वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखती है। और ये प्लाज्मा के अंदर सबसे एबंडेंट होती है, मोस्ट एबंडेंट इन प्लाज्मा कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। देन ये स्टोरेज फॉर्म में हो सकती है, जिस तरह से एग वाइट, एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है। इसी तरह से हम कहते हैं टॉक्सिन स्नेक विनम और डिप्थेरिया का जो टॉक्सिन है, इसी तरह वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और मिल्क के अंदर सीजिन प्रोटीन होती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन के और इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक और हम कहते हैं कि
स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन हमारे पास आता है टर्शरी और फोर्थ पे आता है क्वाटरनरी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं सिंपल सीक्वेंस के अंदर, प्राइमरी सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का है सिंपल, जिसमें सीक्वेंस हमने देखना होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखने होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो उनकी कुछ हेलिकल फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक उनके अंदर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी तरह से जब उनके दरमियान में कुछ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आ जाते हैं तो वो टर्शरी और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और जब ये सारे आपस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, सब यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और इनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग होती है, इनके दरमियान भी और इनके आपस में भी, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्वाटरनरी, और ये कम्प्लेक्स होता है सबसे ज़्यादा। देन हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स, और लिपिड्स को हम कहते हैं दीज आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये हम कहते हैं इनको कि ये वाटर रिपेलिंग होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। अब इनके ये जो हमारे पास यील्ड प्रोवाइड करते हैं एनर्जी की, ये मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करते हैं, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई CH बॉन्ड मौजूद होते हैं और लो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अगर हाई C और H बॉन्ड मौजूद होंगे तो क्या होगा? देखिए जी, एक्चुअल में हम पढ़ते हैं जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन एक होती है सेलुलर और एक होती है ऑर्गेनिज्मिक। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, जो हमें ATP देती है, उसमें क्या होता है कि फूड के अंदर CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं और इन CH बॉन्ड के तोड़ने से हमें ATP मिलती है। और ये जब ATP आपकी फॉर्मेशन हो जाती है तो जितने ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा ATP बनेगी, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा CH बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा ATP फॉर्मेशन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 ग्राम कार्ब लिया है और 10 ग्राम फैट लिया तो ये ज़्यादा देंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर CH बॉन्ड ज़्यादा है। इस तरह ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है। देखिए जी, सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक सा रूल होता है सिंपल, इसको हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये वाली बात आपने याद रखनी है। लाइक डिज़ोल्व लाइक का क्या मतलब होता है? लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ पोलर है वो पोलर में ही सॉल्युबल है, जो चीज़ नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर ही सॉल्युबल है। ऐसा नहीं है कि पोलर जो है वो नॉन पोलर में और जो नॉन पोलर है वो पोलर में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। अब इनका अगर हम देखें मोनोमर को, के फैट्स के या लिपिड्स के मोनोमर को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स प्लस, अच्छा इसका मोनोमर एक्चुअल में सॉरी नहीं होता, इसके सब यूनिट्स ही होते हैं, यानी कि चूँकि ये फैटी एसिड्स, क्योंकि मोनोमर वो होता है जो एक ही चीज़ है वो चेन में मिलती जा रही है सेम, तो उनसे पॉलीमर बन जाता है। लेकिन ये फैटी एसिड्स ये हेट्रोजेनेसिस की वजह से प्लस ग्लिसरॉल, तो ये दो चीज़ें हैं एक्चुअल में इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब फैटी एसिड्स का जो है स्ट्रक्चर वो हम देखते हैं कि ये नॉर्मली 2 to 30 कार्बन कंटेन कर सकता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल में यहाँ पे OH है, ठीक है जी। तो R इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ये होते हैं जी फैटी एसिड्स। अब ये सैचुरेटेड होंगे तो इनको फैट्स कहेंगे, अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो इनको ऑयल्स कहेंगे। ये वाली बात आपने याद रखनी। सैचुरेटेड मतलब नो डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड, आपने नंबर याद रखना है 2 to 30 और हमेशा ये इवन नंबर होगा, कभी भी फैटी एसिड्स ऑड नंबर में नहीं है, यानी कि अगर C17 आ गया तो कभी भी वो फैटी एसिड नहीं होगा, C15 आ गया तो नहीं होगा, ठीक है जी। तो एसिटिक एसिड कार्बन 2 कंटेनिंग होता है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह ब्यूटारिक एसिड कार्बन 4, ये सारे सैचुरेटेड हैं। पाल्मिटिक एसिड जो होता है वो भी सैचुरेटेड होता है, कार्बन 16। और ऑलिक एसिड जो होता है एक्चुअली में वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10, यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको 2 हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं आपके पास
ये कौन सा बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 9, और इसी वजह से ये फोल्ड होता है। ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से बैंड आता है। आपने फॉस्फोलिपिड के अंदर भी बैंड पढ़ा ना, तो वो भी एक्चुअल में इसी वजह से आता है, क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर है, इसको हम एक और भी नाम कहते हैं द न्यूट्रल लिपिड्स। और एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लिसरॉल है, जो कि जो नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लिसरॉल है, और साथ में इसके अंदर हमारे पास एसाइल ग्रुप होता है। वो हम देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मतलब होता है एक्चुअल में 3 OH को अपने साथ अटैच करना, यानी कि ट्राइओल। ट्राइओल को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है जी। और इनके साथ 3 फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं। जब 3 फैटी एसिड मिलते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से OH, इसी तरह यहाँ से HOH, HOH। जब ये मिले हैं तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, और इस तरह से इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती होती है, और इस तरह से ये इनका जो है वो बॉन्ड बन जाता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटैडिक एसिड। और फॉस्फोटैडिक एसिड क्या होता है एक्चुअल में, इसमें हमारे पास वही 3 सब यूनिट होती हैं और साथ में फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है। ठीक है जी। जो हमारे पास पीछे स्ट्रक्चर है उसी के अंदर कार्बन 3 के ऊपर अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फॉस्फोटैडिक एसिड। और फॉस्फोटैडिक एसिड, अब इसके साथ अगर कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस लग जाती है, तो अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये लगने से इसका नाम हो जाता है फॉस्फोलिपिड। यानी कि हम कहते हैं कि इसको, ये नाइट्रोजनस बेसिस कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये कोलिन है। ठीक है जी। तो फॉस्फोटैडिक एसिड क्या है, चेंज हो गया अब ये फॉस्फोटेडल कोलिन के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ने जो देखा है फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड जो होता है इसका जो हेड होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक है, और ये पोलर है, और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर। इसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होती हैं, और ये जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक मिसल की स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हम कहते हैं कि ये या तो डीएनए हो सकता है या फिर ये आरएनए हो सकता है, दो ही तरह के हो सकते हैं। अब चूँकि ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुए थे इसलिए इसको न्यूक्लिक कह दिया। और एसिड क्यों है, ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर होने की वजह से इनको हमने न्यूक्लिक एसिड कह दिया। अब डीएनए है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीमर होता है किसका, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोटाइड का, composed of the 2 polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development, functioning, growth, reproduction of all the known organisms and many viruses। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं जी कि इसका जो मोनोमर है एक्चुअल में उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड मोनोमर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अब जो पेंटोज शुगर डीएनए में होती है वो डीऑक्सी होती है एक्चुअल में। डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, यानी कि कार्बन नंबर 2 का जो नीचे OH लगा हुआ था ना, जब हम पेंटोज शुगर देखते हैं तो कार्बन ऐसे नीचे OH होता है और ऊपर H होता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर कार्बन नंबर यहाँ पे 2 के ऊपर अगर एक हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए
जी, तो इसके अंदर जो हमारे पास बेसिस होती हैं वो 4 होती हैं, याद रखनी है आपने। एक एडेनिन होती है, थायमिन होती है, साइटोसिन होती है और ग्वानिन होती है। यहाँ से जो थायमिन होती है वो आरएनए के अंदर नहीं होती है, ये रिप्लेस हो जाती है यूरासिल के साथ। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ओनली। यानी कि अगर 2 सब यूनिट होंगे तो इसको हम कहेंगे कि एक पेंटोज शुगर है, एक बेस है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थायमिन के दरमियान में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में। अब जो इसकी कुछ हिस्ट्री की बेसिस पढ़ लेते हैं। मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ किया था स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को स्टडी करने के लिए। और वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक स्केल मॉडल बनाया था डीएनए का। ठीक है जी। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉगमा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपने पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब डीएनए इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है जी। और इसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बनता है, और इसके अंदर यूरासिल होती है थायमिन की जगह पे। और अगर यहाँ पे हम इसकी कुछ डिटेल पढ़ें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल एसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, इस तरह के सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। देन हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक आती है मैसेंजर आरएनए, एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और एक को हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। बस इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको इसी लिहाज से याद रखनी है। देखें जी, एक मैसेंजर आरएनए है, और उस मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा कि वो मैसेज को कैरी करके लेके जाएगा, यानी कि मैसेज को कैरी करेगा फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। इसी तरह से अगर एक राइबोसोमल आरएनए, इसका उसकी लोकेशन से पता चल रहा है कि एक राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, और एक ट्रांसफ़र आरएनए है। तो अब सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल के बारे में जाते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है, एक्चुअल में इसकी जो लेंथ होती है ना, ये वेरिएबल लेंथ होती है। ये बस बेसिक बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में। इसकी वेरिएबल लेंथ होती है, और जिस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ये बना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि वो कितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन है, और ये फिर उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोटीन बनी है 1000 अमीनो एसिड से, और उसके लिए फिर मैसेंजर आरएनए के अंदर 3000 अमीनो एसिड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे। तो इसी तरह से इसकी लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, ये 3 to 4% होता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है, ये 3 to 4% होता है। अच्छा जी, सेकंड बात है ट्रांसफ़र आरएनए की। तो ट्रांसफ़र आरएनए को देख लेते हैं जी, ये 80% तक हो सकता है, और ये जो होता है ये राइबोसोम की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, और यहाँ पे ये राइबोसोमल प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व भी होता है, और यहाँ से 40 to 50% उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और राइबोसोमल प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सॉरी, ये सारी डिस्क्रिप्शन है राइबोसोमल की। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है ये नॉर्मली 10 to 20% होता है, और इसके बाद इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है 75 to 90। ठीक है जी। और न्यूक्लियोटाइड का होता है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है जी। और ये हर तरह के लिए मतलब स्पेसिफिक होता है। तो यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए ये स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर एक अमीनो एसिड को इंस्ट्रक्शन देनी है तो एक तरह का ट्रांसफ़र आरएनए आएगा।
तो एटलीस्ट फिर सेल के पास 20 टाइप्स का ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है जी? कंबाइंड। सिंपली हम कहते हैं, डिफाइन यूँ करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स क्या हैं जी? ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। मोस्ट सेल सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो सेल सेक्रेशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। Glycoproteins and glycolipids are the integral components of the plasma membrane, and nucleoproteins और इसमें especially nucleohistones play important role in the regulation of gene expression। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिपोप्रोटीन एक्चुअल में इस तरह से होती हैं कि सराउंडिंग में एक्चुअल में ज़्यादातर लिपिड्स होते हैं और अंदर क्या होती हैं? प्रोटीन्स, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक है, तो मिसल की तरह की होती हैं एक्चुअल में। ये न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक पूरा न्यूक्लियोसोम बना हुआ है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम हम कहते हैं हिस्टोन प्लस डीएनए का वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं, जिसमें 8 हिस्टोन्स होते हैं। तो न्यूक्लियोहिस्टोन इस तरह से, यानी कि कुछ डीएनए के ऊपर ये प्रोटीन्स पाइलअप हुई होती हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जी। थैंक यू वेरी मच।